हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अगली वीडियो जिसमें हम क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए विद्युत रसायन में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और उन्हें लिखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का प्रश्न है हमारे पास, संचारण को परिभाषित कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। एक नंबर में ही आता है, एक नंबर से ज्यादा तो नहीं आएगा ये। किसी निश्चित वातावरण के कारण धातु की सतह पर धातु के ऑक्साइड ऑक्साइडों हाइड्रो ऑक्साइडों या कार्बोनेटों की परत जमने से धातु का क्षरण होने लगता है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इतना ही करना है भाई, इसको ना ज्यादा नहीं करना है। अब देखिए, इसको समझ लेंगे, कुछ नहीं होता है। जैसे हम किसी भी चीज को अगर बाहर छोड़ दें ना, और काफी लंबे समय तक छोड़ दे, तो नमी और वायु के कारण क्या हो जाता है, उसमें ऑक्साइड की परत जम जाती है ना। तो उसी को हम क्षरण कहते हैं ना। तो इसमें यही लिखा है कि अगर किसी किसी निश्चित वातावरण के कारण किसी धातु की सतह पर धातु की या तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की अगर परत जमने से धातु का क्षरण होने लगता है ना, तो इस घटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी वातावरण में हम उसे खुला छोड़ दें तो उसमें कोई ना कोई परत जम जाती है, या ऑक्साइड की या हाइड्रोक्साइड की या कार्बोनेट की ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु का क्षरण कहते हैं, और इस घटना को हम संचारण कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में, जैसे उदाहरण में लोहे पर जंग लगता है ना, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लोहे पर जंग लगना है ना। और ये जो जंग लगना है, ये एक तरीके से विद्युत रासायनिक विद्युत रासायनिक घटना है भाई, है ना। विद्युत रासायनिक घटना है ये। मतलब एक तरीके से वहां पर विद्युत रासायनिक सेल की क्रियाएं होने लगती है। अपचयन और ऑक्सीकरण साथ साथ में होता है ना। इस कारण से क्या हो जाता है, वहां पे संक्षारण होता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि जो जंग है हमारा, उसका रासायनिक सूत्र दीजिए ना। ये रासायनिक सूत्र है भाई उसका, Fe2O3 XH2O। एक्स का मतलब है पानी के अणु कितने भी हो सकते हैं ना, उसका कोई नंबर नहीं है। तो ये जंग का रासायनिक सूत्र। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक से क्या तात्पर्य है ना। तो सेल स्थिरांक क्या होता है, जैसे हमने देखा कि अगर हम प्रतिरोध, पता है ना हम लोगों को, प्रतिरोध क्या होता है, मैंने बताया था कि ये अनुक्रमानुपाती होता है L/A के, है ना। तो ये L/A, ये ही सेल स्थिरांक कहलाता है हमारा। ठीक है, अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, उसके जो हमारे पास अनुपात है L/A का, उसे क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी L, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, और इसे शायद किसी से भी दिखा दो, है ना, G से दिखा दो या C से दिखा दो, C स्टार से दिखा दो, है ना। तो ये हो जाएगा L/E। बस इतना करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं ना विद्युत रासायनिक सेल में, तो चालक तार नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, है ना, दो इलेक्ट्रोडों या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, है ना। या हम इसको दो इलेक्ट्रोड भी कर सकते हैं। इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रोड की दूरी, है ना? दो इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोडों
इलेक्ट्रोडों ही लिख लो ना, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है तो आसानी से हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया। जी सर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एकल इलेक्ट्रोड के लिए नॉन समीकरण लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। एकल इलेक्ट्रोड, और एकल इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिखना है वो देख लेना है। जैसे एकल इलेक्ट्रोड कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मैंने परसों बता रहा था, जैसे Zn Cu2+, और फिर ये Zn2+, और ये हमारा Cu। इन दोनों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Zn, और Zn क्या करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब बनाता है Zn2+, और ये Cu क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब बनाता है Cu। तो वैसे तो अगर हम इन दोनों के लिए भी लिख सकते हैं ना, इन दोनों के लिए नॉन समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन उसने एकल इलेक्ट्रोड बोला है ना, एकल इलेक्ट्रोड विभव के, तो हम इनमें से एक के लिए किसी के लिए भी लिख लेंगे। तो कैसे लिखते हैं हम, ई सेल नॉट -0.059 अपॉन एन लॉग 10, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये राइट हैंड साइड वाला ऊपर लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे Zn, और ये वाला नीचे लिखते हैं। तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, या लिख सकते हैं ना Zn। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एकल इलेक्ट्रोड है तो ये सेल नहीं बनाएगा। मैंने पहले भी एक दिन ये क्वेश्चन करा रहा था, तो वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल लिख दिया, तो सेल नहीं लिख सकते हैं, वो गलत है ना। क्यों नहीं लिख सकते हैं उसको ध्यान देंगे। देखो, मैं अगर इसको मिटाऊंगा यहाँ से, सेल क्यों नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ये एकल इलेक्ट्रोड कभी सेल बनाएगा ही नहीं, तो इसको हम यहाँ पे सेल नहीं लिखेंगे, इसको सेल को हटा देंगे। अब क्या लिखेंगे, लिखना तो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Zn और Z2 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो Zn किस में बदल रहा है, Zn2+ में, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, Zn किस में बदल रहा है, Zn2+ में। अगर हम कॉपर वाले के लिए लिखेंगे, इसको भी ध्यान देना है ना, तो कॉपर वाले के लिए कॉपर Cu2+ किस में बदल रहा है, कॉपर में। यहाँ पे इन ई नॉट तो आएगा, लेकिन क्या लिखेंगे, कॉपर 2+ किस में बदल रहा है, कॉपर में, तो कॉपर 2+ पहले, कॉपर बाद में, बीच में ये स्लैश, है ना। -0.059 अपॉन एन लॉग 10। देखो, राइट हैंड साइड वाला ऊपर लिखना है, तो ये Cu ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और Cu2+ नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। राइट हैंड साइड वाला हमेशा ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा नीचे, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसके लिए लिखेंगे, ये जो ऊपर में ये लिखी है ना, पूरी इक्वेशन लिखी है, तो ये पूरे सेल का निर्माण करता है ना। इसमें जिंक भी है, कॉपर यानी एनोड भी है और कैथोड भी, तो इसको पूरी तरीके से लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन, है ना, लॉग 10। अब देखो, यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला लिखना है ऊपर, तो मैंने लिख दिया है Zn2+। अब यहाँ पे ये कॉपर भी लिखना चाहिए मुझे ना, लेकिन कॉपर क्यों नहीं लिखते हैं, कॉपर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, कि हम नीचे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखेंगे। अब यहाँ पे Zn की वैल्यू 1 होती है तो इसके लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए सिर्फ कॉपर को लिखा जाता है। तो ये हमारी दो इलेक्ट्रोड के लिए, ये पूरे सेल के लिए नॉन समीकरण है। और ये वाली जो समीकरण है वो सिर्फ एकल इलेक्ट्रोड के लिए है। तो हमें एक नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो सिर्फ एक लिखनी है, ये वाली लिख लो, ये वाली लिख लो, कोई एक लिख लो। ठीक है, समझ में आया। हाँ, देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्रतीकात्मक संकेत तथा इसका विभव लिखे, है ना। तो बहुत ही आसान सा है, हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो देखो, जैसे हम एनोड देख लेते हैं, हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड देख लेते हैं, बड़े आसान सा है। हमें पता है एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। H2 गैस अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और क्या बना देगी, 2H+ आयन बना देगी। ठीक है, कैथोड उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, तो यहाँ पर 2H+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। अब इसी का प्रतीक चिन्ह कैसे लिखते हैं हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले वाला लिखना है पहले, है ना। H2 गैस है ना, और ये चेंज हो जाती है किसमें, H+। ठीक है। अब लेकिन हमें इसका इलेक्ट्रोड लिखना है, किसका, H2 का। H2 पे तो कोई इलेक्ट्रोड है नहीं, इसलिए इसको लिखा जाता है Pt, है ना। अब ये गैस है, इसलिए क्या होता है हमारे पास, क्योंकि ये गैस है तो इसका एटीएम दाब लिखा जाता है ना, या, है ना। दाब लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 ATM ये लिख सकते हैं, गैस का दाब। और इसकी अगर H+ की लिखनी है तो इसकी सांद्रता कितनी लेते हैं हम, 1 मोल, बस खत्म कहानी। और 1 ATM ना भी लिखना हो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिखने की आवश्यकता भी है, मतलब लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ये लिख सकते हैं हम एनोड के लिए।
और एक ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिख रहे ना, ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं कि तुम कैथोड के लिए भी लिखो, ठीक है। और लिखना है तो बहुत आसान है, उसको भी क्या है, सिर्फ उल्टा करना होता है कैथोड में। H प्लस आयन पहले आ जाएगा, उसकी सांद्रता 1 मोल लिख लेंगे, और इसके बाद Pt और H2 गैस। बस ये है, कैथोड पे उल्टा ही तो हो रहा है, H प्लस आयन पहले है, H2 गैस बाद में, वही हम लिखते हैं बस, है ना। कैथोड में, एनोड में क्या था, H2 पहले है ना, तो पहले लिखा है H2 को, गैस है इसलिए गैस लिखा है। H प्लस आयन की सांद्रता 1 मोल होती है, वो लिखा है। अब गैस में इलेक्ट्रोड तो होगा ही, तो इलेक्ट्रोड दिखाने के लिए हम क्या लिख लेते हैं इसमें, Pt, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड क्या होता है, Pt होता है। अब इसका बोला है कि विभव लिखिए, E0 H2 और H प्लस, इस तरीके से लिख लो इसको, और क्या होता है, बराबर 0। अरे जीरो होता है ना, इसको 0 लिख लो भाई, है ना। तो ये 1 नंबर में 2 क्वेश्चन थे इसमें, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, ठीक है। आया समझ में। इसमें क्या है कि हमें इक्वेशन दिए, जितना बड़ा है उतना बड़ा लग नहीं रहा है ना, हमें यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये जिंक में यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना, और Zn बना रहा है, और इसका हमें अपचयन विभव दे रखा है ये, ठीक है। उसी तरीके से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना रहा है, और इसका भी क्या दिया है हमें, अपचयन विभव ये दे रखा है ना। और हमें इनमें बताना है कि इसका क्या E0 सेल कितना होगा, ये हमें बताना है भाई, है ना। तो इसके लिए क्या करना है हमको, हमें पता होना चाहिए E0 सेल का फॉर्मूला, जो होता है ई कैथोड माइनस ई नॉट नॉट एनोड, ये बताया है ना फॉर्मूला, ठीक है। ई सेल निकालना है तो ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, है ना। ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। बस यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाली रखेंगे, है ना, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए ना, ये कैथोड है हमारा, है ना, और Zn वाला एनोड है, ये तो पता है ना। ये तो बताने की जरूरत नहीं, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, Zn क्या है, एनोड, Cu वाला क्या है, कैथोड। कैथोड का मान हम रख लेंगे कितना है, 0.34 माइनस, और इसकी वैल्यू किसमें दे रखी, -0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 0.76, इसको जोड़ेंगे तो 1.10 आ जाएगा प्लस में, है ना, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। समझ में आए, कुछ नहीं करना, सेल पता होना चाहिए हमें, E0 सेल पता होना चाहिए, E0 कैथोड माइनस ई माइनस एनोड होता है। अब इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है ना, इसको खुद ढूंढना है। और ये कहाँ ढूंढना है, तो इसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है, वो क्यों दे रखी है, किसी ना किसी काम के लिए दी होगी। तो इसका काम यही है कि हमें ये देखना है कि हमारा एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो देखो जिंक, यहाँ पे जिंक है ना, जिंक 2 प्लस में बदल रहा है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तभी प्लस में बदल रहा है। और जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, होगा वहां पर ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पर, सिंपल सी बात है ना। और सीयू क्या हो रहा होगा, अपचयन, तो अपचयन कहाँ हो रहा होगा, कैथोड पर। ये तो हमने, ये इक्वेशन हमने कई बार पढ़ चुके हैं। तो Zn हमेशा कहाँ रहता है, एनोड पर, कॉपर कहाँ रहता है हमेशा, कैथोड पर, बस, ठीक है। समझ में आया, है ना, आ गया ना समझ में, ठीक है ना। तो दोस्तों, चैप्टर 3 विद्युत रसायन की ये अंतिम वीडियो थी। इसके हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है। अगली वीडियो में दोस्तों हम चैप्टर 4 के प्रश्नों को करेंगे, उनको समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।